जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो टॉपिक होने वाले हैं मूल अधिकार। चलिए फंडामेंटल राइट्स की बातें करेंगे। आपका अधिकार क्या है, पॉलिटी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही गया है हमेशा। और ये आपको जानकर बड़ा खुशी होगी कि जितने भी एग्ज़ाम अब तक ले हुए हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे आरएस वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इन सारे क्वेश्चनों को एक साथ कंप्लीट कर दिया गया है। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप तो मूल अधिकार टॉपिक तो पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो इन सारी क्वेश्चनों का कलेक्शन इस वीडियो में कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यह चीज़ हमको पढ़ना है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मोटिवेशनल लाइन आपके 2 लाइन बोलेंगे, सुनिएगा सर, कि सोचने से कहाँ मिलती है मेरे दोस्त, कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। अपनी किस्मत खुद से ही बनाओ, अपनी किस्मत खुद से ही बनाओ। जो किस्मत में नहीं है उसे पा कर दिखाओ, जो किस्मत में नहीं है उसे पा कर दिखाओ। मैदान में फिर आ रहा हूँ, कमर कस लीजिए कि मैदान में फिर आ रहा हूँ। इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे खेलेंगे, मेहनत के भरोसे खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का टॉपिक, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये टॉपिक जो जान लेंगे तो आपके डेली रूटीन में, और ये आपको पॉलिटी का सबसे बेहतरीन, सबसे जानदार टॉपिक मूल अधिकार। जब अधिकार जानेंगे तब किसी चीज़ से आप टकरा सकते हैं, अब अपनी बातें कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा मैग्ना कार्टा पर साइन कब किया गया था। मैग्ना कार्टा पर जो साइन किया गया था, डेट पूछा गया है, तो 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा साइन किया गया, 1215 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया, तो मूल अधिकार को अमेरिका संविधान में कब शामिल किया गया था, तो 1791 में अमेरिका के द्वारा आपको मूल अधिकार को शामिल किया गया था। और इस प्रकार मूल अधिकार पूछता रहता है, तो मूल अधिकार जो है भारत में, जो मूल अधिकार जो लिया गया किस देश से, तो ये आपको अमेरिका से। अब मूल कर्तव्य पूछता है, कर्तव्य में तो रूस से, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिका ने अपने संविधान में मूल अधिकार को कब शामिल किया गया था, 1791 में सर किया हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से किया गया था, तो ये भारत में सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार की जो मांग किया गया था, किस विधेयक के माध्यम से किया गया था, तो स्वराज विधेयक आपको 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से, ध्यान रखेंगे 1895 में ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार की मांग किया गया था किस विधेयक में, तो स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव अधिकार के बारे में, कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो आपको 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में मानव अधिकार को जो है सार्वभौमिक घोषणा जो किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को। और 10 दिसंबर को आप जानते हैं मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किस में संशोधित करना पड़ेगा, और मूल अधिकार में अगर परिवर्तन करेंगे तो किस में, तो संविधान संशोधन करेंगे तब मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्तियों की मर्यादा में मर्यादित रखते हैं, तो विधायी शक्तियाँ को, ये मर्यादित जो शक्तियाँ जो है, ये विधायी शक्तियाँ में सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्तियाँ को मर्यादित करते हैं, तो विधायी शक्तियाँ जो है तो ये आपको मर्यादित करते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग किया था, तो आपको श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1925 ईस्वी में
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकार की मांग किया गया था। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का बनाया गया था, गठित किया गया था। तो संविधान सभा की अध्यक्षता के द्वारा संविधान सभा की किसकी अध्यक्षता में आपको मूल अधिकार पर आपको परामर्श देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल साहब थे, वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार पर परामर्श देने के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? उप समिति पूछेगा तो आपको जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति बनाया गया था, इसी को ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार के अध्यक्ष पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल। वही पूछेगा मूल अल्पसंख्यक और मूल अधिकार पर परामर्श देने के लिए उप समिति का गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में ध्यान रखेंगे इस बात को। किसने मूल अधिकार को हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है? तो ये आपको किसके द्वारा बोला गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा बोला गया था। देखेंगे सर एक बार और, एस राधाकृष्णन ने क्या बात बोली हुई थी? हमारी भावनाओं के साथ किया गया वाद और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है, ठीक है। तो एस राधाकृष्णन के द्वारा यह बात बोली गई थी, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 12 के अधीन राज्य को क्या क्या शामिल है? राज्य में क्या क्या शामिल है? तो आर्टिकल 12 के अधीन राज्य में शामिल किया गया, पहली बात है भारत सरकार और भारत की संसद शामिल है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्य की विधानमंडल, ये भी बिल्कुल सही है 12 आर्टिकल के अंतर्गत में। स्थानीय प्राधिकारी भी है, ये भी सही बात है। अन्य प्राधिकारी, तो ये सारे आर्टिकल 12 के अंतर्गत में अधीन ये शामिल है, इसी पर ध्यान रखेंगे। किस पद की संविधान की परिभाषा नहीं दी गई है? किस पद की जो है परिभाषा जो है नहीं दिया गई है? तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा ये इस भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आपको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात है तो भाग 3 में किया गया है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देश तत्व की चर्चा किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस आर्टिकल में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? तो कितने से आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक मूल अधिकार की चर्चा है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ले मूल अधिकार की वर्णन किया गया है, जिसमें इस वीडियो में 12 से लेकर 35 आपको आर्टिकल को हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को देख पाएंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको जान चुके हैं कि मूल अधिकार जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा गया है? तो भारतीय संविधान की भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल अधिकार में कितने मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो मूल अधिकार में जो है पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा किया गया था भारतीय मूल संविधान में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो ध्यान रखेंगे 19 के ए के 6 में। अब ध्यान रखेंगे आर्टिकल 31 में, इस बात को ध्यान रखिएगा क्या था? संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान के किस आर्टिकल में किया गया था? है नहीं, अब तो 300 के आर्टिकल में चला गया, 300 के आर्टिकल में रख दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे पहले जो मूल अधिकार में आपको संपत्ति का अधिकार था, तो ध्यान रखेंगे 19 के ए के 6 आर्टिकल, तो ध्यान रखेंगे 31 में भी इस चीज़ को चर्चा किया गया था। चलिए यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा आपको मूल अधिकार। तो मूल अधिकार देखते हैं 6 प्रकार की बात किया गया है। पहली बात
समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो ये जो है समानता का अधिकार 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है। दूसरी अधिकार जो है स्वतंत्रता, फ्रीडम का अधिकार, तो आपको 19 से लेकर 22 में है। उसके बाद शोषण के विरोध अधिकार जो है 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचार की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में किया गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार है जो है, तो ये ध्यान रखेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा के संबंध में जो है आर्टिकल दिया गया 29 से 30, संवैधानिक उपचार की आर्टिकल 32 में इस बात को चर्चा किया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में आपको आता है, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में आपको तेल और गैस, प्राकृतिक गैस निगम आता है, बिल्कुल सही है। जीवन बीमा भी आता है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में। स्थानीय और प्राधिकरण, ये आपको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में शामिल किया गया है। संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? तो आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इस प्रकार 300 के क में डाल दिया गया है। 300 के क में संपत्ति के अधिकार को जो है हटाकर किस आर्टिकल में डाल दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 के क में संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है आर्टिकल 300 के क में। उसके बाद संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 से हटाकर जो है अब संविधान के किस भाग में रख दिया गया है? तो भाग 12 में रख दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 से हटाकर अब किस भाग में रख दिया गया है? तो भाग 12 में रख दिया गया है और इस प्रकार कानूनी अधिकार बन गया है आर्टिकल 300 के क में, तो भाग 12 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत में दी गई है? तो राज्य की परिभाषा जो पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, तो आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। ये आपको मूल अधिकार जो है कैसी प्रकार की है? तो ये आपको सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधेयकों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत जो है ग्रहण का सिद्धांत लागू करता है। वह कौन सा सिद्धांत जो है पूर्ण विधियों पर लागू करता है? विधियों पर लागू होता है ग्रहण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से आपको 1928 ईस्वी में मूल अधिकार की मांग किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट के मांग किया गया था। तो ये आपको नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था जिसमें मूल अधिकार की मांग किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिएगा कि मूल अधिकार से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1928 में। मूल अधिकार से संबंधित नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था 1928 में। मौलिक अधिकार की प्रकृति किस प्रकार है? वाद्य योग और न्यायोचित है। वाद्य योग और न्यायोचित है। आपको मूल अधिकार की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1962 में की प्रक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में किस प्रक्रिया के प्रारूप में संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो वह 24वां संविधान संशोधन आपको अधिनियम जो था 1971 में। 1971 ध्यान रखेंगे इसमें। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कौन था? 24वां संविधान संशोधन कब था? 1971। आगे बात करते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ था? तो 1973 की बात था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जो है आपको 1973 बाद में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना था? तो 13 गो था। इस प्रकार सबसे बड़ा बेंच बैठा हुआ था केशवानंद भारती बनाम में बैठा हुआ था।
ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। केशवानंद भारती बनाम में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना था, तो 13 था, 13, इसी को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो S.M. सिकारी जो से सिकारी S.M. सिकारी, ये सिकरी जो थे केशवानंद भारती बनाम के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, निर्बंधन के नियुक्त किस विषय से संबंधित है, निर्बंधन के युक्ता किस विषय से संबंधित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ किस आर्टिकल में अंतर्निहित है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियाँ पूछेगा किस आर्टिकल में, तथा न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13, 32 और 136 में है। न्याय पुनरावलोकन की शक्तियाँ अगर पूछेगा तो किस आर्टिकल में बताएंगे, तो न्याय पुनरावलोकन की शक्तियाँ 13 में है, 32 में है और 136 में है। न्याय पुनरावलोकन की शक्तियाँ, न्याय पुनरावलोकन किस देश से लिया गया संविधान से, तो आपको ध्यान रखें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको समाप्त नहीं कर सकते हैं या छीन नहीं कर सकते हैं, ये आपको किस आर्टिकल में देखने गया है, संरक्षित किया गया है, तो आर्टिकल 13 में दिया गया है, आर्टिकल 13 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान के आर्टिकल 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आच्छादन का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणीय सिद्धांत है और अधित्याग का सिद्धांत है। तो ये आर्टिकल 13 में कौन कौन सिद्धांत लागू होता है, तो आर्टिकल 13 में पूछेगा कौन कौन सिद्धांत, तो आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणीय सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत है। यह आर्टिकल 13 के संबंध में बताया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के USA से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल में, 13, 32, 136 में दिया गया है, शक्तियाँ का वर्णित है। आर्टिकल 13 के 1 के अंतर्गत में संविधान के भाग 3 के असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है, तो संविधान पूर्व विधियों को शून्य घोषित किया गया है, संविधान पूर्व विधियों को शून्य घोषित कर दिया गया है, इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की विधियों को आर्टिकल 13 के 2 के अंतर्गत में शून्य घोषित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे मूल अधिकारों में असंगत ऐसे विधियों जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य के द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बात किया विधि का अर्थ, विधि का अर्थ है संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, विधि के अर्थ जो है किस आर्टिकल में, तो ध्यान रखेंगे 13 के 3 के क में दिया गया है। 13 के 3 के क में क्या चर्चा किया गया, विधि का अर्थ, विधि का अर्थ बताने का समझाने का प्रयास किया गया किस आर्टिकल में, 13 के 3 के क में विधि का अर्थ संविधान के में ये आपको समझाने का प्रयास किया गया। मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच किस आर्टिकल को कहा गया है, मूल अधिकार का सुरक्षा कवच जो है, मूल अधिकार का सुरक्षा कवच आर्टिकल 13 को कहा गया है। आर्टिकल 13 को क्या कहा गया है, तो मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा गया है, प्रोटेक्शन कवच है आर्टिकल 13। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये जो है किस वाद में, वो किस वाद के पश्चात है उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में ये आपको उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत जो पेश किया हुआ था, प्रतिपादन किया था, भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में यह आच्छादन का सिद्धांत पेश किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किया गया था, तो कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किया गया था, कराची के अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार की मांग किया गया था। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था, तो इसका प्रारूप जो बनाया हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने बनाए हुए थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकार से संबंधित कुछ आर्टिकल देखते हैं। तो मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 में क्या आ गया, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा पूछेगा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में है। इसके अंतर्गत में भारत की सरकार आता है, इसके अंतर्गत में भारत सरकार आता है, संसद आता है, तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आर्टिकल 12 के अंतर्गत में दिया गया है। तो राज्य की परिभाषा 12 बताइएगा, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत में भारत सरकार आता है, संसद आता है, राज्य के प्रत्येक सरकार आती है, विधानमंडल आते हैं, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल किया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में देखिएगा, मूल अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने की जो शक्तियाँ दिया गया है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में दिया गया है। मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण का जो है विधियाँ दिया गया आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। आर्टिकल 13 के 1 में, आर्टिकल 13 के 1 में संविधान लागू होने से पूर्व सभी विधियों जो संविधान विधि जो थे, विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है, सभी उस मात्रा तक शून्य होगा, ये आर्टिकल 13 में बताया गया है। अगले देखते हैं 13 के 2 में। 13 के 2 में क्या समझाया गया है, यदि राज्य ऐसे विधि बनाता है, कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है, विधि का मतलब क्या, कानून बनाता है, जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य रहेगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। तो ये आपको आर्टिकल 13 के 2 में बताया गया है। आर्टिकल 13 का 3 में तो विधि के अर्थ बताया, विधि का अर्थ जो है किस आर्टिकल में, तो 13 का 3 में विधि का अर्थ पूछेगा तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 13 के 3 में बताया गया है। और 13 का 4 में देखते हैं तो ये आपको 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया। तो विधि आपको ध्यान रखें, आर्टिकल 13 के 4 जो है कौन सा संविधान संशोधन, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। कौन सा आर्टिकल, 13 के 4 जोड़ा गया। क्या था इसके अंतर्गत में 13 की कोई भी बात जो है आर्टिकल 359 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 13 के 4 बताया गया है। चलिए, ये छोटा बात था लेकिन अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसी पर ध्यान देखें। चलिए अब बात करते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वे कौन सा आर्टिकल है, तो ध्यान रखेंगे 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कब से कौन से आर्टिकल से लेकर 14 से लेकर 18 तक ले आपको समानता का अधिकार बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है, तो आर्टिकल 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। पूर्ण नियंत्रण आपको पूछेगा, विधायन सत्ता पर नियंत्रण करने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 में बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में जो है कानून का समान संरक्षण दे दिया गया है, कानून का समान संरक्षण पूछेगा, ये जो है आर्टिकल 14 में बताया गया है। कानून का संरक्षण पूछता है, कानून का संरक्षण पूछेगा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्ग की अनुमति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 14 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के लिए एक साथ कानून और एक साथ न्याय तंत्र स्थापित करना है। यही जो है आपको विधि का नियम और कानून का अधिराज्य, कानून का राज है। सभी व्यक्तियों पर सारा कानून जो बनेगा सभी पर वही एक समान लागू होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस आर्टिकल को
सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है, तो आर्टिकल 14 को आपको सर्वग्राही के रूप में प्रतिपादित किया गया है, आर्टिकल 14 को किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में अधिनिर्धारित किया गया आर्टिकल 14 में उल्लेखित समानता का सिद्धांत जो है संविधान का आधारित लक्षण है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 वाद में किया गया था। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2002 का मामला क्या है? तो आर्टिकल 14 में उल्लेखित किया गया था समानता का सिद्धांत जो है, समानता का सिद्धांत संविधान का आधारित लक्षण है। ये आपको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 14 को बताने का प्रयास किया गया। कब इस बात का आया था? तो 2000 ईस्वी में था, 2000 में। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा आर्टिकल नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? नैसर्गिक न्याय का एक अंग है, तो कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 14 जो है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो उस आर्टिकल का नाम बचे। नैसर्गिक न्याय का एक अंग है, तो आर्टिकल 14 जो है ध्यान रखेंगे। नैसर्गिक न्याय आर्टिकल 14। धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध जो है, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 जो है धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, रोका गया है। मद्रास राज बनाम देवराय राजन आपको 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया था? तब भेदभाव के विरोध जो अधिकार में संशोधित किया गया था। मद्रास राज देवराय राजन 1951 के मुकदमे में है ना, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार में संशोधित किया था, तो भेदभाव के विरोध अधिकार में किया हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव के विरोध अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? तो आर्टिकल 15 में किया गया है। भेदभाव के विरोध अधिकार कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 15 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 15 जो है किसी भी नागरिक के विरोध में, राज्य के विरोध में या उसके जन्म, धर्म, लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हमेशा ध्यान रखें, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 के ए में क्या बताया गया है? तो इसके बारे में बताया गया, नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य रोकेगा। नागरिकों के बीच में जो है विभेद करने के बीच में रोकेगा। कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 याद रखेंगे। नागरिकों के विभेद रोकने का काम आपको राज्य रोकेगा, तो आर्टिकल 15 के 1 में किया गया है इस बात को। 15 के 2 में क्या बताया गया है? तो राज्य या निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है। तो वो कौन सा आर्टिकल जो है, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है, तो आर्टिकल 12 के 2 है, आर्टिकल 12 के 2। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आर्टिकल 15 के 3, आर्टिकल 15 के 3 के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान किया गया है? तो स्त्री और बालकों के लिए ये प्रबंध किया गया है। आर्टिकल 15 के 3 क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 15 का 3 जो है, ये स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध शक्तियाँ प्रदान किया गया है। 15 के 3 आर्टिकल। अब बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया था? तो 15 के 4 जोड़ा गया था। जब पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो उसमें कौन सा नया संविधान जोड़ा गया? तो 15 के 4 जोड़ा गया। 15 के 4 आर्टिकल जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 15 के 5 को समाविष्ट किया गया था? तो 15 के
15 के 5 जो है 15 के 5 जो है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो जुड़ा गया था। तो आपको 93वां संविधान संशोधन आपको 2005 में, ये आपको 15 के 3 जोड़ा गया था। इसी पर हमेशा ध्यान रखेंगे। 15 के देखेंगे आगे क्या है। मूल अधिकार से संरक्षण विधेयक घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2005 को किस वाद में संवैधानिक घोषणा किया गया था, तो डी पिलराज बनाम भारत संघ डी पालराज बनाम भारत संघ में आपको घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक 2005 में पारित किया गया था। तो इसमें यह संवैधानिक घोषित किया गया था। डी पालराज बनाम भारत संघ का मामला था। घरेलू हिंसा में जो स्त्रियों को प्रताड़न, मानसिक प्रताड़न, दहेज उन्मूलन, दहेज की बातें आती हैं, तो ये आपको घरेलू हिंसा के अंतर्गत में रखा गया था 2005 में। तो ये आपको संवैधानिक घोषणा किया गया था। डी पालराज बनाम भारत संघ का मामला था। संविधान के किस वाद के पश्चात जो आर्टिकल 15 के 5 का समाविष्ट किया गया था आपको पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य का ये जो है मामला जो था 15 के 5 को समाविष्ट किया गया था। 15 के 5 पीए ईमानदार बनाम भारत संघ का मामला, महाराष्ट्र का मामला था 15 के 5। आगे बात करते हैं, किस आर्टिकल के तहत सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है, तो यही आपको 15 के 5 है। 15 के 5 में उपबंधित किया गया है। 15 के 5 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान के किस आर्टिकल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया किस आर्टिकल में, तो 15 के 4 में और 16 के 4 में। 15 के 4 और 16 के 4 में क्या किया गया है, तो ये जो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान आपको 15 के 4 और आपको 16 के 4 में उल्लिखित किया गया। 15 के 4 में क्या है और 16 के 4 में क्या है, तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, तो 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन जो था, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन सा आर्टिकल नया जोड़ा गया, तो 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे। संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है, तो आपको ध्यान रखेंगे प्रदान करता है, प्रतिभूति और प्रबंधन के मौका प्रदान करता है, तो 16 के 1 और 16 के 2 है। 16 के 1 और 16 के 2 में क्या है, तो 16 के 1 और 16 के 2 में है तो लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर प्रदान करने के बारे में 16 के 1 और 16 के 2 में बताया गया है। भाग 3 का वह कौन सा आर्टिकल राज्य के अधीन नियोजन की दशा लागू होती है, तो आर्टिकल 16 होता है। नियोजन की जो दशा जो है आर्टिकल 16 है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पर चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पर, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, तो 16 के 6 के क के तहत है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष जो है प्रावधान किया गया, जिसे EWS बोलते हैं। EWS के जो है रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया है। तो 16 के 6 के क के अंतर्गत में इकोनॉमिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था। ध्यान रखेंगे। 103वां संविधान संशोधन 15 के 6 के क में 15 के 6 के क में जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे 10% जो रिजर्वेशन मिला है, तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होकर, तो 15 के सब आर्टिकल 6 के ख के अंतर्गत मिला हुआ है। तो आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 6
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पदों और नियुक्तियों में 10% की सुविधा का अवसर प्रदान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, तीनों हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, एक बार देख लें अपने से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निर्गम करने हेतु सक्षम किस आर्टिकल में निहित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, तो संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और आर्टिकल जो है 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना। तो ये समान काम के लिए समान वेतन जो है, मौलिक अधिकार के लिए निर्गम हेतु सक्षम जो है, तो ये आपको प्रस्तावना में समाजवाद भी जोड़ा गया है, शब्द से भी मिलता है ना। उसके बाद आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 जो को मिलाकर पढ़िएगा, तो इस बात को, तीनों चीज़ को आपको एक साथ रखिएगा, तो इन सारे चीज़ों पर स्टडी करने के बाद क्या मिलता है? तो इसी को सारे चीज़ स्टडी करने के बाद समान काम के लिए समान वेतन का हक मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि संविधान जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकता है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि आर्टिकल 16 के 4 के किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंततः स्थापित किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। 16 के सब आर्टिकल 4 के किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर स्थापित किया गया है? तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 16 के 4 के सब आर्टिकल 4 के किसके लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है? तो आपको अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है सरकारी नौकरियों में पदोन्नति का जो है रिजर्वेशन दिया गया है। कौन सा आर्टिकल? 16 के सब आर्टिकल 4 के 16 के सब आर्टिकल 4 के में क्या दिया गया है? तो सरकारी नौकरियों में पदोन्नति रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था 29 जनवरी 1953 में हुआ था। 29 जनवरी 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग पूछेगा तो कब गठित किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को किया गया था। तो ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे काका केलेकर जो है कोई अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 में इसको पेश किया गया था। द्वितीय जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग जो आयोग का जो गठन किया गया था किसके अध्यक्षता में? तो आपको बीपी मंडल के अध्यक्षता में 3 जनवरी 1979 ईस्वी में दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था बीपी मंडल के अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 ईस्वी में। जब ओबीसी पिछड़ा वर्गों को रिजर्वेशन दे दिया गया तो और लोग नाराज़ हो गए, जिसके वजह से बीपी मंडल प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार उनके हाथ से सत्ता चली गई थी, सरकार गिर गई, रिजर्वेशन का विरोध था। आगे बात करते हैं। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान जो है संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में किया गया है। छुआछूत जिसे बोलते हैं, अस्पृश्यता का मतलब क्या? छुआछूत की भावना आर्टिकल 17 में है। मूल अधिकार के किस संवर्ग से अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया गया? समानता के अधिकार से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है आर्टिकल 18 में उन अभिजात उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है जो अनुवांशिकी होती थी, अनुबंधित होती थी, जैसे कि
बालाजी राव भारत संघ बनाम जो 1966 का मामला था। जैसे कि महाराज धीराज हो गया, है ना, पेशवा हो गया, ऐसे उपाधि शाही उपाधि हो गया है। तो ये आपको क्या था, तो ये अनुबंधिक उपाधियाँ था। तो इस प्रकार आपको 18 के आर्टिकल 18 में उपाधियों को अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। वो मामला था बालाजी राघव बनाम भारत संघ 1996 का मामला था। 1996 का मामला था, 66 नहीं 96, 96 में। आगे बात करते हैं, चलिए। अब आर्टिकल 18 के अंतर्गत में जो है उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। क्या क्या आर्टिकल 18 में देखेंगे उपाधियों के अंत में। 18 के सब आर्टिकल 1 में, 18 के आर्टिकल जो है 1 के अंतर्गत में देखते हैं, राज, सेना या विद्या संबंधी सामान्य के सिवाय कोई भी उपाधि जो है प्राप्त नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, सेना मन के राज्य हो गया, सेना हो गया, विद्या संबंधी जो समान अधिकार जैसे होता है ना, डॉक्टरेट की उपाधि हो गया, सेना में कर्नल हो गया, मेजर हो गया, राज्य में कोई उपाधि हो गया, तो ये सारे चीज़ें मिलेगा। लेकिन इसके सिवाय कोई भी आपको उपाधि जो मिलता है तो आपको उसका अंत कर दिया जाएगा। इसी को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 18 के 1 में बताया गया। आर्टिकल 18 के सब आर्टिकल जो है, आर्टिकल 18 के 2 में, 18 के 2 में क्या गया है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी उपाधि जो है भारत से बाहर की उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है जब तक राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। तो किस आर्टिकल में, 18 के सब आर्टिकल 2 में, 18 के सब आर्टिकल 2 में ये प्रावधान किया गया है, कोई भी विदेशी राज्य से उपाधि को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात किया गया। तो 18 के 3 में क्या किया गया है, कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण करने हेतु किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है राष्ट्रपति की सम्मति के बिना नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपको 13 में बताया गया, आर्टिकल 18 के 3 में बताया गया, 18 के 3 में बताया गया है, इसी को ध्यान रखेंगे। चलिए, एक और इसमें बात था, 18 के सब आर्टिकल 4 में जो है राज्य के अधीन जो है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट और उपाधि जो उपलब्धियां पद राष्ट्रपति के सम्मति के बिना क्या हो जाएगा, अस्वीकार नहीं करेगा। तो ये आपको आर्टिकल 18 के बारे में बताया गया है, इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता रहता है। उपाधियों के अंत के बारे में है, कैसे उपाधि मिलेगा, कैसे अगर कोई राज्य से मिलता है, कोई देश से मिलता है, तो इन सारी चीज़ों को बातें किया गया है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष किया गया? पद्म पुरस्कार की घोषणा 1954 में किया गया। पद्म पुरस्कार की घोषणा कब किया गया था? 1954 में। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया गया है? तो कानून बनाकर, शिक्षा में उन्नति करके और जन जागरण के द्वारा। भारत में छुआछूत जो है आर्टिकल 17 के बारे में बता रहे हैं, तो कानून बनाकर, शिक्षा में उन्नति करके और जन जागरण के माध्यम से इसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि किस अधिनियम के माध्यम से संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है अस्पृश्यता को दंडित अपराध घोषित कर दिया गया। कौन सा अधिनियम था? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से क्या समझते हैं? तो इसमें जो है अस्पृश्यता को दंडित घोषित किया गया। अगर कोई छुआछूत करेगा तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उसको दोषी ठहराया जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया? प्रदान किया गया? तो 4। भारतीय संविधान का स्वतंत्रता कितने आर्टिकलों के द्वारा प्रदान किया गया था? 4 आर्टिकलों के द्वारा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता और समानता, जो समानता किस क्रांति के दिन है?
तो ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता और समानता जो है किस क्रांति की देन है? फ्रांस क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति का देन है। स्वतंत्रता और समानता जो है किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस क्रांति की देन है, ध्यान रखेंगे। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? AB डायसी ने किया था। डायसी ने ना, डायसी ने किया था, AB डायसी ने किया था। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन AB डायसी ने किया था, इसी को ध्यान रखेंगे। विधि का शासन जो है, विधि का शासन, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि का शासन, नियम का कानून जो है, संरक्षण जो है किस देश से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून का जो नियम रहेगा, कानून का नियम पालन, उसके समान संरक्षण की बातें पूछेगा तो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, विधि के समानता, समक्ष समानता की बात करते हैं। इसमें देखेंगे विधि के समक्ष जो समानता क्या है? तो पहले पॉइंट में देखते हैं विधि के समक्ष जो होता है, विधि के समक्ष जो समानता की अवधारणा का प्रयोग डायसी ने प्रयोग किया था। डायसी ने प्रयोग किया था, AB डायसी ने प्रयोग किया था, बिल्कुल बात सही है। तो विधि के समक्ष समानता से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है, बिल्कुल बात सही है। और प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश के समान विधियों के अधीन रहेगा, ये भी बात है विधि के समक्ष की समानता। तीसरी पॉइंट जो है, विधि के समक्ष जो है समानता को नकारात्मक संकल्पना कहा गया है, नकारात्मक संकल्पना कहा गया है, ध्यान रखेंगे। विधि के समक्ष समानता जो है कैसा है? सकारात्मक है या नकारात्मक? तो नकारात्मक संकल्पना कहा गया है, क्योंकि इसमें किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है, तो इसलिए नकारात्मक इस बात को किया गया है। तो यह हो गया विधि के समक्ष जो समानता की बातें। अब जो है विधि का समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण में इससे आशय ये है, विधि के समान संरक्षण में जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगा, एक ही कानून होगा। विधि का मतलब क्या होता है? कानून लागू होगा। तो ये हो गया आपको समान संरक्षण, समान संरक्षण की बातें हैं विधि के सामने। इस अभिव्यक्ति को संरचनात्मक संकल्पना माना जाता है। तो ये विधि का समान संरक्षण जो है सकारात्मक संकल्पना मानी जाती है, क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखें, विधि का समान संरक्षण में क्या है? तो इसमें सकारात्मक है, सकारात्मक। अब विधि का समक्ष में जो हो जाएगा तो नकारात्मक है। चलिए आगे बात करते हैं। विधि जो है समस्त प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का जो है वर्गीकरण करने का शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के पास होती है। तो विधि समस्त प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने का अधिकार, विशेष शक्ति, पावर किसके पास होती है? राज्य के पास होती है, राज्य के पास होती है। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत, मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो मार्गदर्शक शक्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग होता है तो उसे मार्गदर्शक शक्तियों का सिद्धांत करते हैं, मार्गदर्शक शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। तो मार्गदर्शक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? जब शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलेंगे? मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं। भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल जो है संसद की अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 17 के द्वारा के साथ आर्टिकल 35 के पढ़ने जाने पर आपको ये संसद जो है आपको कानून बनाया था अस्पृश्यता के ऊपर। तो आर्टिकल 17 के साथ साथ आर्टिकल 35 को जोड़कर पढ़ने पर आपको संसद जो है कानून बनाया था। अब देखेंगे, यहाँ से मालूम चल जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में, सिविल अधिकार संरक्षण जो है 1955 में छुआछूत नहीं कर सकते हैं, कानून कौन बनाया था? संसद बनाया था। कौन सा आर्टिकल हुआ? आर्टिकल 35 का प्रयोग होकर।
तो किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने या पूजा करने से रोकना, तो इस पर आपको कानूनी कार्रवाई होगा। ऐसे अगर चाहेंगे कि सार्वजनिक पूजा स्थल जो है उसमें है ना प्रवेश करने से वंचित करते हैं तो आपको तो सिविल अधिकार संरक्षण के तहत आपको दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, अस्पृश्यता के आधार पर जो है अनुसूचित जातियों के किसी भी सदस्य को अपमान नहीं कर सकते। अनुसूचित जातियों के आधार पर जो है अनुसूचित जाति अस्पृश्यता के आधार पर जो है अस्पृश्यता के आधार पर छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जातियों के साथ किसी भी अपमानजनित बातें नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ये बात था। ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक और अन्य आधार पर जो अस्पृश्यता का न्यायोचित ठहराना, ये बात बताई गई है। आगे जो बताया गया है, किसी दुकान, जलपान गृह जिसे होटल बोलते हैं उसको, होटल, सार्वजनिक इंटरटेनमेंट का साधन, मनोरंजन इंटरटेनमेंट का साधन के स्थान में प्रवेश करने के लिए अगर कोई रोकता है तो आपको कानूनी कार्रवाई होगा। अस्पताल में प्रवेश से मना करना, तो अगर अस्पताल में बोलता है कि नहीं आप उच्च जात को हो या नीच जात को हो, आप नीच जात को हो तो नहीं आ सकते हो, तो ये आपको गलत माना जाएगा, आपको कानूनी कार्रवाई होगा। माल बेचने या सेवाएं प्रदान करने पर अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव, तो आपको सिविल अधिकार संरक्षण जो है अधिकार 1955 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। तो ये आपको सिविल अधिकार संरक्षण 1955 में दंडित ये प्रावधान जैसे जो है बात है, तो उस पर आपको कानूनी कार्रवाई होगा। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किसने विधियों के समान संरक्षण के विधि के समक्ष समानता का ही एक उप सिद्धांत कहा है। तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा। तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा है कि किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समानता का ही एक उप सिद्धांत कहा था। तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा था। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। तो किस वाद में जो शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में ये बात बोला गया था। किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि समानता और स्वच्छताकारी एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है। तो ईपी रोम्पा बनाम तमिलनाडु में ये मामला हुआ था 1974 में। समानता और स्वच्छता क्या लिखा है? स्वच्छताचारिता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो ईपी रोम्पा बनाम तमिलनाडु राज्य में ये केस हुआ था 1974 में ये मामला हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में किस वाद में माना गया है कि किस वाद मतलब होता है केस में, किस केस में बोला गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। एक व्यक्ति जो है एक स्वयं वर्ग माना जा सकता है, जो है चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 का मामला। 51 का मामला जो है चिरंजी लाल बनाम जो है एक व्यक्ति एक स्वयं वर्ग माना जा सकता है। एक व्यक्ति जो जैसे कि होता है ना एक समूह वर्ग हो गया, तो एक व्यक्ति जो स्वयं वर्ग एक माना जा सकता है। तो ये चिरंजी लाल बनाम भारत संघ जो है 1951 में। तो ध्यान रखेंगे, पिछड़े वर्गों का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? आर्थिक रूप से नहीं किया जा सकता है, लेकिन EWS को किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पिछड़े वर्गों को जो है आर्थिक रूप से जो है इस पर प्रावधान नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है ना, इसीलिए नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं पैसा ज़्यादातर के मतलब क्या है? आर्थिक रूप से कमज़ोर। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो सभी वर्गों में, सभी समाज में इकोनॉमिक रूप से तो पिछड़ापन तो है ही, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे आपको पिछड़े वर्ग हो या चाहे अनुसूचित जातियाँ हैं, उसमें जो है
ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो जो है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है रिजर्वेशन प्रदान किया गया AWS को 10% रिजर्वेशन। 103वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो 2019 में किया गया था। 2019 में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है AWS को रिजर्वेशन प्रदान किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया था? तो आर्टिकल जो है 16 के 4 के तहत जो है 16 के 4 के अंतर्गत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 16 के 4 आर्टिकल के तहत है 4 के क है, इसके अंतर्गत है पिछड़े जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए जो है प्रश्न पद उन्नति में रिजर्वेशन किया गया है। तो आपको आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 4 के क में ये प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 4 के ख में जो है संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो कब? तो 81वें संविधान संशोधन 2000 में किया गया था। तो 81वें संविधान संशोधन 2000 में क्या बात जोड़ा गया था? तो जो जोड़ा गया था आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 4 के ख जोड़ा गया था। आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 4 के ख जोड़ा गया था कब? तो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में जोड़ा गया था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड रूल अग्रन्याय जो थे कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम को असंवैधानिक माना हुआ था? तो देवासन बनाम भारत संघ। तो ये क्या मामला था? कैरी फॉरवर्ड मामला जो था, कैरी फॉरवर्ड रूल जो नियम जो है असंवैधानिक माना था। तो ये किस वाद में? तो कैरी फॉरवर्ड रूल जो है असंवैधानिक माना गया था देवासन बनाम भारत संघ का मामला था। देवासन बनाम भारत संघ का मतलब क्या था? अग्रनयन जिसे कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम बोला गया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो है समय जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इंदिरा साहनी के बनाम के में जब केस हुआ था तो उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम पूछा गया है। तो क्या नाम था जी? श्री एच एम कानिया जो थे इंदिरा साहनी केस के समय आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे कि कानिया। किस वर्ग की संविधान में परिभाषित नहीं किया गया? तो पिछड़े वर्ग को जो है संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। किस आर्टिकल के तहत राज्य जो केवल सेना और विद्या संबंधित उपाधि प्रदान कर सकता है? तो आर्टिकल जो है 18 के सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत में उपाधि दे सकते हैं। जैसे सेना में हो गया, जैसे कर्नल, मेजर, विद्या में हो गया ना, विद्या के क्षेत्र में SHE PhD होल्डर को डॉक्टरेट की उपाधि इससे मिल सकता है। चलिए बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर चलते हैं। स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। बोलने का अधिकार किस आर्टिकल 19 में है? आर्टिकल 20 में क्या? अपराधियों के लिए दोष सिद्धांत से संबंधित संरक्षण किया गया है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यह संरक्षण प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 में क्या? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 के क क्या है? तो शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 का क क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किया गया है। निरोध मतलब रोकना होता है, रोकना मतलब कि उसी को रोक देना। तो ये जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण जो है आर्टिकल 22 में है। तो ये क्वेश्चन पूछता है जब इमरजेंसी लगता है तो कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है? तो ये आपको आर्टिकल 21 और 22 जो है नहीं ख़त्म होता है। प्राण कैसे ले लिया जाएगा भाई? जब इमरजेंसी लगेगा तो। और दूसरी बात है जब इमरजेंसी लगेगा तब तो आपको गिरफ्तारी जो है आपको छूट थोड़े दिया जाएगा। आपको गिरफ्तारी में 5 साल का है तो छूट थोड़े दे दिया जाएगा, बढ़ा थोड़े से दे सकते हैं। तो ये 2 आर्टिकल जो है निलंबित नहीं होता है। तो 21 और 22 ये निलंबित नहीं होता, 21 और 22 निलंबित नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछा था, बात समझ में आ गया? आर्टिकल 19 में क्या बोलिएगा? आर्टिकल 20 में क्या? अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 21 में क्या? प्राण व दैहिक है। 21 के 2 में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है।
चलिए आगे बात किया गया है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि मूल अधिकार में आर्टिकल 19 के तहत है किस स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया। कितने स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया 19 में? तो 7 प्रकार। तो मूल अधिकार में जो है आर्टिकल 19 के तहत है कितनी स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था? तो 7 प्रावधान किया गया था, 7। ध्यान रखें, मूल अधिकार में, मूल अधिकार का मतलब क्या? जब संविधान बना था तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किस स्वतंत्रताओं पर राज्य के द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों में प्रतिबंधित लगा दिया गया। तो संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर, संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान समय में आर्टिकल 19 के तहत है कितने स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 6 प्रकार की। तो ये 7 प्रकार के कौन था? तो संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब कितने प्रकार के? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आगे बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्यान रखेंगे कि संविधान के किस आर्टिकल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया गया। भाषण और अभिव्यक्ति जो है 19 के सब आर्टिकल के 1 के क में बताया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रख सकते हैं या बोल सकते हैं। 19 के क, 19 के 1 के क, उसी को ए बोलिए या क बोलिए, तो ध्यान रखेंगे इसी को। भारतीय संविधान के वो कौन सा आर्टिकल जो प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 19 के 1 करता है, प्रेस की स्वतंत्रता जो 19 के 1 है। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के विषय में निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का किस प्रावधान किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया? तो आपको 19 के 1 में प्रदान कर देता है। मैं कि देखते हैं ना कि आप सार्वजनिक के घरों पर, ठीक है ना, झंडा तोलन कर सकते हैं, है ना, अपने घर पर झंडा तोलन कर सकते हैं, भवन पर भी। तो वो कौन सा अधिकार के अंतर्गत में शामिल किया गया है? तो 19 आर्टिकल 19 के ए में। आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित किया गया? 19 के 1 के ख में बात किया गया। आर्टिकल 19 के 1 के ख में आपको शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। संविधान में विधि के समक्ष समानता का विचार जो है किस देश से लिया गया है? तो विधि के समान समानता जो है ब्रिटिश के। ध्यान रखेंगे, विधि के समान समानता जो है, विधि के समान समानता तो ब्रिटेन के संविधान है। तो कानून के नज़रों में जो सभी लोग समान होंगे, ये किस देश के से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से संविधान से ये लिया गया है। आगे बात करते हैं, सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में शामिल किया? 19 के ए में। आर्टिकल 19 के ए में सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल में? 19 के ए में बात किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के 1 के 6 में कितनी अभिव्यक्तियों की प्रयोग किया गया है? तो 4 अभिव्यक्तियों के प्रयोग किया गया। कितने? तो 4 अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया। तो 4 अभिव्यक्ति में क्या हो गया? वृत्ति हो गया, उपजीविका, व्यापार और कारोबार हो गया। तो कितने प्रकार के अभिव्यक्ति हैं? तो ध्यान रखेंगे 4 प्रकार के अभिव्यक्ति। वृत्ति हो गया, उपजीविका हो गया, व्यापार हो गया, कारोबार हो गया। तो ये 4 प्रकार की अभिव्यक्तियाँ। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में? 20 में है। दोष सिद्ध के संबंध में जो है अपराधों का जो प्रावधान जो है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 20 में किया गया है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? 20 के 1 में है। 20 के 1 में है। 20 के 1 में क्या है? माने कि उस समय कानून बना है, उसी कानून के आधार पर आपको सजा का प्रावधान किया गया। तो आपको 20 के 1 में बताया गया है। 20 के 1 में बताया गया है, उसी के अनुरूप सजा दिया जाएगा। किस आर्टिकल में स्पष्ट किया गया है, किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को
एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगा। माने कि आप 5 को मर्डर कीजिए, 10 आदमी को मार खाइए, 10-20 आदमी को मारे, तो एक बार मर्डर किए हैं तो एक बार ही उसी को सज़ा मिलेगा, बार बार अलग अलग सज़ा नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल आपको 20 के 2 में है। एक अपराध के लिए कितना, तो एक बार सज़ा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे इसी को 20 मन के आर्टिकल 20 के 2 में बात किया गया है। आगे बात करते हैं संविधान के किस भाग से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं को के विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपको भाग 3 में आर्टिकल 20 के 3 में 20 के 3 में बताया गया है। तो आर्टिकल जो है 20 के 3 क्या बताता है, स्वयं के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको 20 के 3 में बताया गया है। चलिए कुछ नोट देख लेते हैं। यदि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल बात किया जा सकता है, परंतु 20 और 21 जो है स्थगित नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछता रहता है। आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध किया कहाँ से लिया गया, कहाँ से कहाँ मिलता है आपको, तो आपको 358 से और 359, 58 और 59 में क्या बात किया गया, 58 और 59 में क्या किया गया है, तो मूल अधिकार के निलंबन का उपबंध किया। मूल अधिकार का निलंबन की बातें जो है 358 से 59 में किया गया है, निलंबित किया जाएगा, सस्पेंस किया जाएगा। कौन से आर्टिकल, ये दरोगा का क्वेश्चन था कि निलंबित किया जाएगा मूल अधिकार को, तो 358 और 359 में। तो कौन सा आर्टिकल के द्वारा मूल अधिकार निलंबित किया जाएगा, सस्पेंस किया जाएगा, 358 359, ध्यान रखेंगे। 58 न देगा 359 दे दे तो 59 मारिएगा, या दोनों दे तो दोनों मारिएगा, कहीं 358 देता 58 मारिए, 359 देता 359 मारिए, 358 359 दे दोनों दे तो दोनों मारिएगा, ध्यान रखेंगे इसी को। 358 किस मूल अधिकार को निलंबित करता है, तो आपको 19 करता है, बोलने की स्वतंत्रता। 358 जो है कौन सा मूल अधिकार को निलंबित करेगा, आर्टिकल 19 का निलंबित करेगा। 359 क्या है, 21, मतलब कि 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार को क्या करेगा, निलंबित कर देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो उसका और उसके बाद मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, तो कौन, 359 आर्टिकल। तो 359 समझ लिए ना, 359 में आर्टिकल कौन है, 21, 20 और 21 हो गया। 358 में कौन सा आर्टिकल निलंबित होगा, तो आपको 19 निलंबित होगा। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं होता है, तो आपको 20 और 21 नहीं होता है, 20 और 21 नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं होता है, तो आपको तो स्पष्ट रूप से बता ही दिए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन मूल अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे खत्म कर सकते हैं यार, जीने का अधिकार थोड़ी समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब बातें करते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, देखते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। आर्टिकल 15 देखिए, ये नागरिकों को प्राप्त है। मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किस आर्टिकल में जी, 15 आर्टिकल में। आर्टिकल 15 में मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, 15 में बताया गया। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर के प्राप्त है। लोक नियोजन के नौकरी में सरकारी नौकरी में या नौकरियों में, तो लोक नियोजन में सरकारी नौकरी मिल सकता है आपको किस आर्टिकल में, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 19 में क्या, बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्रता, सम्मेलन का, संगम, संचारण, निवास या वृत्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया गया आर्टिकल 19 में। आर्टिकल जो है 29 जो है अल्पसंख्यकों की संस्कृति को शिक्षा का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 29 में बताया गया, ठीक है।
अब 30 आर्टिकल में क्या है, 30 आर्टिकल में जो है आर्टिकल 30 में जब शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है, तो इस प्रकार कितने प्रकार की मूल अधिकार जो है नागरिकों को मिला हुआ है। आर्टिकल 15 मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है नागरिकों को। आर्टिकल 16 नागरिकों को मिला हुआ है। आर्टिकल 19 नागरिकों को मिला है। आर्टिकल 29 नागरिकों को मिला है। आर्टिकल 30 जो है नागरिकों को मिला है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन सा जो आर्टिकल नागरिकों को मिला है। तो नागरिकों को आपको 15 मिला हुआ है, 16 मिला हुआ है, 19 मिला हुआ है, 29 मिला हुआ है, 30 मिला हुआ है। तो ध्यान रखें 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, इसी को याद रखेंगे। तो ये नागरिकों को मिला हुआ अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ऐसे है जिन्हें कानून लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 14, 17, 18, 20 और 24 जो है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलिए आपको समझाते हैं। जूम कर लें। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारित नहीं किया गया है। तो आपको आर्टिकल 14, 17, 18, 20 और 24 जो है ये निर्धारित नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई भी विधि की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 14 हो गया, 19 हो गया और 21 हो गया, ध्यान रखेंगे। परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 14, 19 और 21 है, इसी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधि की सामयिक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया। सामयिक विधि की प्रक्रिया शामिल किया गया। तो आर्टिकल 21 में विधि की सामयिक प्रक्रिया का सिद्धांत जो है आर्टिकल 21 में बात किया गया है। भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्तियों को जो है विदेशी यात्रा का अधिकार का संरक्षण करता है, आर्टिकल 21 है। विधि की सामयिक प्रक्रियाओं का सिद्धांत जो है किस आर्टिकल 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि आर्टिकल 21 में उपयुक्त जो है दैहिक स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। नियमावली में संचरण जिसमें विदेशी भ्रमण को भी शामिल किया गया है। तो ये किस वाद में, तो आपको ध्यान रखेंगे मेनका गांधी बनाम भारत संघ में जो है ये केस हुआ था 1978 में। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ क्या था, तो विदेश में जाने के लिए, ये भ्रमण करने के लिए अधिकार दे दिया गया था मेनका बनाम भारत संघ। किस आर्टिकलों को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का सिद्धांत मतलब कि एकांतवास का प्राप्त मिलता है। तो आर्टिकल जो है 19 के 1 और आर्टिकल 21 जो है एकांतता का अधिकार पूछेगा। तो आपको आर्टिकल 19 के 1 और आर्टिकल 19 के ए के डी है, डी ठीक है, और आर्टिकल जो है 21 है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्टिकल 21 देखेंगे। इसमें आर्टिकल 21 क्या, भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल अपनी पसंद से व्यक्तियों से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 माने कि आपको किसी भी मनपसंद या जिसको राजी है, जो व्यक्ति राजी है वो अपने मनपसंद विवाह कर सकते हैं, है ना, लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। तो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 21 में जीवन साथी चुनने का अधिकार, जिसे बोलते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, किस आर्टिकल में है। लव मैरिज करने का अधिकार किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 21 में। तो ध्यान रखेंगे, इसी को ध्यान रखेंगे।
चलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत में जो है प्रधान जो है अधिकार पर चर्चा करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 में। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 में है। शीघ्र विचारण का अधिकार आर्टिकल 21 में। शीघ्र विचारण का अधिकार आर्टिकल 21 में है। विधिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। विधिक सहायता आपको आर्टिकल 21 में है। एकांत कारावास का सीधा मन के विरोध जो है अधिकार आपको आर्टिकल 21 में। बेड़ी मन के हथकड़ी डालने के विरोध अधिकार जो है आर्टिकल 21 में। हथकड़ी डालने के विरोध अधिकार किस में? आर्टिकल 21 में है। फांसी में निलंबन के विरोध अधिकार आर्टिकल 21 में। फांसी के निलंबन के विरोध अधिकार आर्टिकल 21 में। अभिरक्षक में हिंसा के विरोध अधिकार आर्टिकल 21 में। पीने योग्य शुद्ध जल की अधिकार जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में है। अच्छी सड़कें आर्टिकल 21 में जो है अच्छी सड़कें हैं। प्रतिष्ठा का अवसर आर्टिकल 21 में है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरोध अधिकार आपको आर्टिकल 21 में है। एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना ये आर्टिकल 21 में है। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी आपको आर्टिकल 21 में है। स्वास्थ्य का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है। बंधुआ मजदूरी के विरोध अधिकार आर्टिकल 21 में है। सोने का अधिकार जिसे सैनता का अधिकार सोने का अधिकार हो गया, ठीक है। आर्टिकल 21 में जीवन साथी चुनने का अधिकार आपको 21 में दिया गया है। इतना सारा चीज़ देख लें 21 में। आर्टिकल 21 देख लीजिए तो आर्टिकल 21 में देख लें, ठीक है ना। इतना आपको आर्टिकल 21 दिया है। आप किसी से बात कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। आज ये सब सारा चीज़ बात है आर्टिकल 21 में। जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 में। आगे बात करते हैं पढ़ने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 21 के ए के तहत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन आपको 78 में बात किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको ध्यान रखेंगे आर्टिकल 21 के 1 के तहत जो है प्रदान किया गया। प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता है राष्ट्रीय आपातकाल जो लगेगा उसको समाप्त नहीं हो सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बात किया गया था। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्धारण के बाद संविधान के आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्रों का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया था? तो ये आपको उन्नति कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में, उन्नति कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, उन्नति कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्रों का विस्तार और शिक्षा के अवसरों के मूल अधिकार में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद में जो है उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत में जीने का अधिकार या मरने का अधिकार शामिल नहीं है? आपको ज्ञान कौर बनाम भारत संघ, माने कि आपको जीने का अधिकार तो है लेकिन मरने का अधिकार किसी को नहीं देता है। आपको ज्ञान कौर बनाम भारत संघ। जीने के अधिकार मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीने का अधिकार मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस वाद में निर्णय दिया है क्या? तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है। तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, हुसैन आरा खातून बनाम, ये आपको ध्यान रखेंगे। तीव्र विचारण में लेकिन ट्रायल जांच नहीं होता है ना, ट्रायल जांच, तो ये आपको भी ये ट्रायल जांच भी आपको मूल अधिकार है। ट्रायल जांच नहीं करते हैं कोई केस में ट्रायल जांच, तो ये किस मामला में? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला था, ट्रायल केस वाला। क्या है? किसी केस में निर्णय दिया गया है कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है। हुसैन आरा खातून बनाम पंजाब राज्य में यह मामला उठा हुआ था।
किस वाद में, किस केस में जो है उच्चतम न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न के मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया है? तो आपको विशाखा बनाम राजस्थान में लैंगिक उत्पीड़न को एक मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया है। तो विशाखा बनाम आपको राजस्थान का मामला, ये ध्यान रखेंगे। समझ लिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के दर्जा जो आपको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा कब, कौन सा संशोधन? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और 86वीं संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 2002 में। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये कब आया था? तो 2002 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत में मूल अधिकार घोषित किया था? मोहनी जैन मामले में ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 के अंतर्गत में जो है ध्यान रखेंगे, शिक्षा को जो है मूल अधिकार में घोषित किया था मोहनी जैन मामला। तो मोहनी जैन मामला से क्या समझते हैं? तो मोहनी जैन मामला यही था कि उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने का ये प्रावधान किया गया था। इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए एक बात करते हैं। नोट में कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है। नोट में मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान जो होता है ना, सिगरेट उगरेट पीना, ये सब चीज़ ना, गुटखा उटखा खाना, तो ये मामला था मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ में। ये जो है सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान को आर्टिकल 21 के द्वारा जो है मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। राज्य को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया था। तो ये आपको मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला क्या था? जिसने भी पब्लिक पैलेस पर जो है आप तंबाकू नहीं पी सकते हैं, सिगरेट गुटखा खैनी नहीं खा सकते हैं, तो ये राज्य को निर्देशित किया गया था। तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन होगा? अगर मान के चलिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं या पब्लिक स्थान पर जो है, तो कोई व्यक्ति आकर सिगरेट पीना शुरू कर देता है, तो आपको उसको बोल दीजिए, या गुटखा खा कर थूकता है तो आप बोलिए, उसको आप बोल सकते हैं, वो आपको बोलिएगा कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। आप उसको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। ज़्यादा बोलेगा तो पुलिस के पास कॉल कर दीजिएगा। ज़्यादा तेज़ बनेगा और सिगरेट धूम्रपान कर रहा है, शराब पी रहा है, तो क्या करेंगे? माना करने के बाद नहीं मानेगा तो डायरेक्ट पुलिस के पास फ़ोन कीजिएगा, पूरा हेकड़ी निकाल देगा पुलिस, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, डरना नहीं है यार, आज से समझिए सामाजिक क्रांति कैसे होती है। हर बात सरकार करेगी कि आपका भी दायित्व होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 का मामला था। विजय शर्मा बनाम भारत संघ ने गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना था। मामला नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 में केस किया गया था। इसमें जो होता है ना, गर्भावस्था में जो है लिंग परीक्षण किया जाता है, मतलब कि बेटा है कि बेटी है, तो क्या होगा? अगर कोई ऐसा जांच कराता है तो क्या होगा? मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और यह जीने का अधिकार है, राइट, मतलब कि उसको जीने का अधिकार, उस बच्चा को जीने का अधिकार है। आपका कोई डाइवर्सन नहीं करा सकते हैं बच्चों को, जो है लिंग परीक्षण के माध्यम से उसको नष्ट नहीं करा सकते हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह सब चीज़ें, उसको जो है कि कौन सा मामला था? तो आपको विजय शर्मा बनाम भारत संघ लिंग परीक्षक वाला मामला था। तो मामला समझ लिए। अब चलिए आगे बात चलते हैं अगला के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है,
कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला आपको 9 मार्च 2008 में आया और उसमें कहा गया है कि परोक्ष इच्छा मृत्यु जो है पैसिव यूथेरिसिया मन की अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। पैसिव यूथेनिसिया ये जो है इच्छा मृत्यु जो है ये कब मामला आया था? तो 9 मार्च 2008 को। क्या होगा कि आपको सम्मान से मर सकते हैं, इच्छा मृत्यु बोलते हैं, इच्छा मृत्यु जो है आप मर सकते हैं। और इस मामले में कि हाँ नहीं, आप सोचिएगा कि आप स्वस्थ हैं, हम बोलते हैं हम जीना नहीं चाहते हैं, हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा मरने के लिए इच्छा मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। कि इस मामले में इच्छा मृत्यु माने कि कोई व्यक्ति लाचार हो चुका है, कोई दवाई का असर नहीं आ रहा है, उसको बहुत सारा कष्ट है, बेइंतहा कष्ट है, तो इस मामले में इच्छा मृत्यु की बात होती है। और सोचिएगा कि भाई हम इच्छा मृत्यु ले लें तो नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आगे बात करते हैं, किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार? आर्टिकल 21 के क में, आर्टिकल 21 का क में क्या दिया गया था? शिक्षा का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दिया जाएगा? तो आपको आर्टिकल 6 के क में जो है, आर्टिकल 6 के आर्टिकल 21 के क में, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 21 के क में क्या बात किया गया है? तो आर्टिकल 21 को हम लोग शिक्षा का अधिकार बोलते हैं, और 6 से लेकर 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेंगे, आर्टिकल 21 के क में प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद ने कब लागू किया था? तो 1 मार्च 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद के द्वारा कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल आपको 2010 में लागू किया था, 1 अप्रैल 2010 में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बात करते हैं, आत्महत्या का अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया था? तो आत्महत्या के अधिकार को किस वाद के निर्णय के बाद मूल अधिकार में स्वीकार किया गया था? पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994 में। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार में स्वीकार किया गया था? तो पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994 में ये स्वीकार किया गया था। तो पी रथी नाम बनाम पूछेगा तो बता दीजिएगा ना क्या मामला था। पी रथी नाम बनाम क्या था? तो आत्महत्या को स्वीकार किया गया था, आत्महत्या को स्वीकार किया गया था। बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो बंदी बनाए गए मूल अधिकार में किस आर्टिकल का रक्षा का प्रावधान किया गया था? आर्टिकल 22 में। बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया था? आर्टिकल 22 में किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत में एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बना कर रख सकते हैं? बिना मुकदमा चलाए जो है प्रत्यक्ष बंदी के नियम के अंतर्गत में कितने व्यक्ति तक में कितने महीना तक ले एक व्यक्ति को रख सकते हैं? तो आपको 3 महीना तक ले रख सकते हैं, 3 महीना तक ले आपको नज़रबंद कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसी को। अब बात करते हैं निवारक निरोध अधिनियम जो आया था कब आया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। तो निवारक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1950 में पारित किया गया था। इसके तहत है 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो पहला बार जो आया था निवारक निरोध अधिनियम जो था 1950 में, तो इसमें 10 सप्ताह के अंतर्गत में रिपोर्ट भेजना था, बाद में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आगे बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जैसे मीसा बोलते हैं, मीसा कोई का मीसा भी लिख देता है, तो मीसा से समझ लीजिएगा। तो मीसा जैसे पूछेगा तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 को पारित किया गया था। तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया 1971 में। मीसा 1971 आंतरिक सुरक्षा
अधिनियम मीसा 1971 में पारित किया गया। अब समझिएगा, इसके अंतर्गत में निवारण निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दिया गया और 1978 में पुनः इसे निरस्त भी कर दिया गया था, है ना। ध्यान रखेंगे, इसी वाले मीसा वाला 71 में आया, ठीक है ना, लागू हुआ और इसको पुनः कब निरस्त कर दिया, 1978 में लागू किया। मीसा को निरस्त कब कर दिया गया, मीसा को निरस्त 1978 में। मीसा कब आया था, 1971 में आया था। चलिए अब बातें करते हैं अगला क्वेश्चन पर। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं, कोफेपोसा। कोफेपोसा जो है, कोफेपोसा एक शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है। कोफेपोसा जो है क्या है, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम कब आया था, 1974 में पारित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कब आया था, तो आपको 1974 में आया था। 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जब कब पारित किया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पूछेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था, 1980 में। 1980 में क्या पारित किया गया था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था, इसी पर ध्यान रखेंगे। अब बात है टाडा, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम कब पारित किया गया था, टाडा 1985। टाडा पूछेगा तो टाडा से क्या समझते हैं, तो आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम कब पारित किया गया था, टाडा, तो 1985 में। 1985 में टाडा को, 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा को और विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारक अधिनियम 1974 को पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। टाडा के बाद तो आपको टाडा 85 हो गया। पोटा आता है, पोटा 2002 में, जैसे आतंकवाद निवारक अधिनियम था। पोटा पूछेगा तो क्या बताए, पोटा 2002 में। पोटा 2002 में, टाडा 1985 में। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा 1980 में। विदेशी मुद्रा तस्करी अधिनियम आपको 1974 में। क्वेश्चन पूछता है इसलिए बार बार याद करा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद निवारक निरोध अधिनियम को सबसे पहले कब, 1950 में, बाद में समाप्त कर दिया गया। मीसा 1971 में। कब समाप्त होता है, 1978 में समाप्त कर दिया मीसा को। चलिए ये जो इम्पोर्टेंट जो था, आगे बात करते हैं। मूल अधिकार की स्वतंत्रताएं पर चर्चा करेंगे। चलिए मूल अधिकार में मूलभूत स्वतंत्रताएं जो है और मूलभूत जो स्वतंत्रताएं जो प्रदान किया गया है, चलिए उसी पर देखते थे। चलिए बात करते हैं 19 के क जो है, 19 के क में क्या बताया गया है, 19 के क, जैसे ए, इसको ए भी बोलते हैं, बी सी डी ई। चलिए एक बार और लिख देते हैं। चलिए इसको बोलेंगे ए, तो 19 के क दे तो चाहे ए, तो ऐसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसे भी जब बच्चे रहते हैं लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ABCD सीखते हैं ना, या ABCD सीखिए या क सीखिए। सबसे पहले आप बच्चे में थे तो क्या पहले बोलते थे, पहले क बोलिए चाहे ए बोलिए। तो 19 के ए में तो क्या होगा, बोलने के लिए, तो पहले बोलने के लिए सीखे हुए थे ना, पहले ABCD सीखे, ठीक है। तो ए मतलब बोलने की स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद बी बोले, है ना। तो इसके बाद क्या हो गया, 19 के ख जो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। उसके बाद सी हो गया ग, जिसको बोलते हैं संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने के लिए। सी पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है सी में, सी पर संगठन बनाना। उसके बाद होता है डी, होता है घ। डी फॉर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डी फॉर डिस्टेंस होता है। तो भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वे उपभ्रमण के संचार करते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो डी में, घ में। अब आते हैं ई में, क्या हो गया, ई में इन्वायरमेंट हो। ई फॉर क्या होता है, डी मन के ओड़ा हो गया, तो ई हो गया ना, ई से इन्वायरमेंट हो गया। तो मन की आपको कहीं बस सकते हैं, तो देख रहे हैं निवास मतलब, तो आप बस सकते हैं जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट अच्छा लगे वहीं पर ना बैठेंगे ना। तो आपको ई में हो गया, और इसके ई में क्या, इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद हो गया जी, हो गया जी। तो जी मतलब क्या होता है, गुड्स होता है ना,
गुड्स मतलब माल होता है, गुड्स मतलब माल होता है। तो अपनी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की जो है आपको अधिकार मिल जाता है, आपको जी में मिल जाता है। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है 4 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता मिलती है। तो आपको जी पर गुड्स हो गया। तो आपको ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रता को जननी मानी जाती है? तो वो कौन सी स्वतंत्रता को जननी मानी जाती है? तो वाक की स्वतंत्रता को जननी माना गया है। वह कौन सा, किसने कहा है कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतंत्र संस्थानों की नींव है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने बोला है। तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतंत्र की संस्थाओं की नींव रखा है। तो ये आपको पतंजलि शास्त्री ने बोले होते हैं। संचरण के अधिकार के कितने आयाम है? तो 3 अधिकार है। संचरण के मतलब कि आवाजाही का अधिकार कितने आयाम है? तो 3। तो 3 में कौन कौन से होगा? देश के भीतर संचरण मतलब कि आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। देश के बाहर आपको संचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं। देश में वापस आने का अधिकार भी आपको 3 प्रकार के ये संचरण का अधिकार है। देश के भीतर, देश के बाहर और देश में वापस आ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर है, किस वाद के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया था? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में। तो किस वाद में जो है ऋषिकेश में महापालिका क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया था? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश वाद में ये केस किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब बातें करेंगे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार आते हैं। जिसे बोलने के अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता हो गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 के 1 में है। तो वाणिज्य की भाषा आपको 19 के 1 में। चुप रहने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 में। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जानने का अधिकार भी है आपको। उसके बाद विदेश में जाने का अधिकार, ध्यान रखेंगे। ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन जो है अधिकार प्रेस हो गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराइए, वाणिज्य भाषण हो गया, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जाने का अधिकार, विदेश में जाने का अधिकार, ये प्रकार की जो स्वतंत्रता है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य जो है किन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा सकती है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता। अब ये नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार है, गालिए हैं, बकिए, देश विरोधी नारा ही लगाइए तो आपको चुप करा सकती है। लोक व्यवस्था अगर बिगाड़ दीजिएगा, भाषण दीजिएगा ज़्यादा, तो लोक व्यवस्था बिगड़ेगा तो आपका कानूनी कार्रवाई होगा। राज्य की सुरक्षा, ऐसा नहीं है कि आप या कोई भी राज्य के बारे में गुप्त सूचना देते रहे कोई विदेशी को, तो ये आपको राज्य की सुरक्षा पर। न्यायपालिका का अपमान करिए, न्यायपालिका के बारे में जो कानून जो तार कीजिएगा तो आप पर बोलने की स्वतंत्रता छीन लिया जाएगा। मनहानि, किसी भी व्यक्ति पर मनहानि, मान कि कोई किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप लगा रहे हैं तो आप पर मनहानि केस ठोका जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 19 के 1 के 6 के तहत है, मूल अधिकार है? तो सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी आपको 1989। देखते हैं ना, और सड़क के किनारे जो है ना, सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के 6 में है। 19 के 6 में ये बात किया गया है। तो ये आपको सोहन सिंह बनाम का मामला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा एक व्यक्ति को वो कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सीमित मात्रा में गिरफ्तारी का निषेध हो गया। कार्य के बाद विधि हो गया। दोहरे संकट, स्वयं अपने विरोध साक्षी होने का ये जो प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा प्रदान किया गया है? तो ये बात ध्यान रखेंगे।
स्वयं के लिए। सीमित मात्रा में गिरफ्तारी का निरोध हो गया। कार्य के बाद की विधि हो गया। दोहरे संकट हो गया। स्वयं के विरुद्ध जो साक्षी होने का। दोहरे दंड का आशय क्या है? दोहरे दंड का कि किसी व्यक्ति के एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक अभियोजन या दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि एक दंड के मतलब कि एक सज़ा के लिए 2 दंड नहीं कर सकते। ये आपको यही दोहरा दंड हो गया। चलिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में चलते हैं कि प्राण और दैहिक केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। मतलब कि जीने का अधिकार हो गया। आप जानवर की तरह जिए, है ना, ये बात नहीं होगा। जानवर की तरह जिए तो ये बात नहीं होगा, गरिमापूर्वक जीना होगा। उसके बाद दैनिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है मनुष्य की वे सभी दैनिक स्वतंत्रता आती है जो पहले आपको आर्टिकल 19 में शामिल किया गया। ये हो गया प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता की बातें। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि महिला कर्मियों के यौन शोषण, लैंगिक असमानता प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? तो ये आपको विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान नहीं होता है। देखते हैं कि महिलाओं के सामने यौन उत्पीड़न होता है, पुलिस कर्मियों के हो गया या बहुत सारे कर्मी जो है, महिला कर्मी जो है उनके साथ यौन शोषण होता है, प्रलोभन देकर उसके साथ यौन हरासमेंट किया जाता है। तो ये तो गलत बात है। तो ये आपको विशाखा बनाम स्टेट राज्य के अंतर्गत में लैंगिक उत्पीड़न हो गया, नहीं लैंगिक असमानता, आप महिला है या कोई भी कुछ भी है तो इस पर नहीं। उसके बाद प्राण और दैहिक के स्वतंत्रता के अधिकार को अतिक्रमण करता है। ये आपको कौन सा? विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाला मामला था। किसी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्टिकल 21 में मुख्य दंडित जीवन में आपको जानवरों को जीवन भी शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब इस सिंपल से समझिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने आर्टिकल 21 को भी आपको जानवरों को जीने का अधिकार शामिल कर दिया गया। तो ये कौन था? एनिमल वेलफेयर आपको बोर्ड 2014 की याचिका में, है ना, केवल पशुओं को भी आपको जीवन जीने का अधिकार है। अब वो जानवर है तो आप जानवर को नहीं मार सकते, इसी को उसका संरक्षण की बात करते हैं। वेलफेयर एनिमल वाला 2014 से ये मामला। भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत में कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया था? 2 प्रकार के। आर्टिकल 22 के अंतर्गत में कितने प्रकार की गिरफ्तारी है? तो समान दंडिक विधि का अधीन हो गया, और निवारक निरोध विधि हो गया, ठीक है ना। समान दंडिक हो गया और निवारक विधि जो है, इस प्रकार आर्टिकल 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। किसने आर्टिकल 22 को संरक्षण नहीं माना है? किसने आर्टिकल 22 का संरक्षण नहीं माना है? तो ध्यान रखेंगे, अन्य देशीय शत्रु और निवारक निरोध की विधियों के अधीन निरोधित व्यक्ति, ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत में शामिल नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करती है? तो आपात और शांति दोनों समय की बात करती है। तो ध्यान रखिएगा, किस भारतीय संविधान किसमें निवारक निरोध की व्यवस्था पर लागू होती है? आपात और शांति दोनों में, आपात और शांति में। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो है निवारक निरोध के जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? देश का एकीकरण, अखंडता और समाज के विरोधी और सुरक्षा की क्षति पहुंचाने वाले तत्व को नियंत्रण करना, यही भारत में निवारक निरोधन है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना है, भाई बंधुता को बनाना है, समाज विरोधी बातों को खत्म करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर
उसको संरक्षण करना, यही निवारक निरोधन वाला बात है। भारतीय संविधान के आर्टिकल आपको 22 के 4 और 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत में गिरफ्तारी के संबंध में किया गया प्रावधान कौन कौन सा आता है निवारक निरोध के अंतर्गत में? चलिए याद करते हैं। इसके अंतर्गत में है गिरफ्तारी व्यक्ति 3 माह तक ले निरोध किया जा सकता है, उसको वंचित किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 माह तक ले कैद में डाल सकते हैं। पहली बात हो गया। उसके बाद गिरफ्तारी व्यक्तियों को गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए, हमको किस आधार पर गिरफ्तार किए हैं। तीसरी बात है निरोधित व्यक्ति को निरोध आदेश के विरोध अभिवेदन करने का अवसर प्रदान, मतलब कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किए हैं तो वो भी व्यक्ति जो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, कानून का संरक्षण में जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 22 के 4 तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के व्यक्तियों के संबंध में ये प्रावधान है। अब नहीं हो गया, पुलिस उठा के लेके चला गया, तब पूछिएगा ना काहे, क्यों, अपराध क्या है। अगर अपराध के लिए दोषी में अगर ऐसे ठहराया जाता है, जांच करने के लिए 3 माह तक ले आपको नज़रबंद किया जा सकता है, 3 माह तक ले रख सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। कितना है, ज़्यादा है ना। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ तक हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ तक हो चुका है। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से देख नहीं पाएंगे। चलिए पार्ट 1 में इसको कंप्लीट कर देते हैं, पार्ट 2 में पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा पूरा क्वेश्चन का। ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप अच्छे तरीके से देख लें। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना, अपने एक दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।